आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स का मतलब हो गया ऐसा ड्रग्स जो कि कोगुलेशन या क्लॉटिंग के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग कोगुलेशन सुनते ही आपके जहन में आ रहा होगा कि जब भी हमारा ब्लड वेसल कटता है या इंजरी कोई होती है वहाँ पर ब्लड वेसल में क्या होता है, क्लॉट बन जाता है। ठीक है, या फिर नॉर्मली क्लॉट क्यों नहीं बनते हमारे बॉडी में, ऐसे हजारों क्वेश्चंस होंगे आपके जहन में। अब इन सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अब आगे हम स्टार्ट करने लगे हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्लॉट बनते कैसे हैं। ठीक है, तो हम क्लॉट को हेमाटोस्टैटिक मतलब हो गया कि ब्लड फ्लो को रोकने वाला प्लग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेमोस्टैटिक या हेमाटोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोस्टैटिक, हेमोस्टैटिक भी इसको हम कह सकते हैं, हेमाटोस्टैटिक प्लग। कि ये जो क्लॉट है, क्लॉट बनते कैसे हैं। क्लॉट बनने से पहले हम देखते हैं कि क्लॉट हमारे बॉडी में नॉर्मली क्यों नहीं बन रहे होते। तो हम पहले नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं या रेस्टिंग कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर एक जो है किसी भी एक नॉर्मल ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है यहाँ पर बना रहा हूँ, और एंडोथेलियम के नीचे में एक दिखा रहा हूँ कोलेजन की लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, सब एंडोथेलियल कोलेजन लेयर। ठीक है, अब देखें ना, क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्लेटलेट्स का। तो मैं यहाँ पर एक प्लेटलेट का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये है एक प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट में क्या होता है, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रैन्यूल को मैं इनलार्ज करके दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है, कैल्शियम है, एडीपी है, सेरोटोनिन है, प्लाज्मा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, सेरोटोनिन है, एंड जो है थ्रोम्बोक्सिन A2 है। ठीक है, तो मैं एक ही ग्रैन्यूल्स को यहाँ पर मेन फोकस करता हूँ। इसके बाद जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स के जो है सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जो कि क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। पहला जो रिसेप्टर है उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर। ये रिसेप्टर बेसिकली यहाँ पर होते हैं किसके लिए, ये बाइंड कर सकता है वोन विलीब्रैंड फैक्टर, जो कि फैक्टर 9 है। क्लॉटलेट मतलब ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो फैक्टर 9 है, ये वोन विलीब्रैंड फैक्टर। और ये बाइंड हो सकता है फाइब्रिनोजेन के साथ, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, अगर ये वोन विलीब्रैंड फैक्टर के साथ अगर ये प्लेटलेट के ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर बाइंड हो जाता है, तो ये क्या करेगा, अब कोलेजन के साथ बाइंड होगा। ठीक है, अगर ये वोन विलीब्रैंड फैक्टर है तो ये कोलेजन के साथ बाइंड करवाएगा। अगर ये बाइंड हो जाता है फाइब्रिनोजेन के साथ, ये प्लेटलेट है, ये बाइंड हो गया फाइब्रिनोजेन के साथ। ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन, तो ये क्या कराएगा कि दूसरा जो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर के साथ बाइंड कराएगा, जो कि दूसरे प्लेटलेट का होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इस रिसेप्टर का ये काम है। इसके बाद जो सेकेंड रिसेप्टर है वो है P2Y12 रिसेप्टर। P2Y12 रिसेप्टर, एक्चुअली 12 यहाँ पर लिखते हैं, 12 रिसेप्टर। ठीक है, इस पर बाइंड होता है नॉर्मली एडीपी। रेस्टिंग कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एडीपी प्लाज्मा में कम होते हैं, इसलिए ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि अब इसका जो लिगैंड ही नहीं है तो एक्टिवेट कहाँ से होगा। अब इसका एक थर्ड रिसेप्टर इस पर होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोस्टासाइक्लिन रिसेप्टर। ठीक है, जिस पर आगे प्रोस्टासाइक्लिन बाइंड करेगा। एक्चुअली ये होते हैं जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। ठीक है, जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। ठीक है, नॉर्मली देखें ना, रेस्टिंग कंडीशन में जो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम के सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड पर ये सेल मेम्ब्रेन पे पड़े हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड पर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम काम करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 काम करता है, जो कि क्या बनाता है, यहाँ से एराकिडोनिक एसिड बाहर निकाल देगा, लाइसोफॉस्फोलिपिड को बाहर निकाल देगा। ये दोनों मतलब इसको जो है दो में तोड़ देगा, एराकिडोनिक एसिड एंड लाइसोफॉस्फोलिपिड बाहर निकल गया। अब एराकिडोनिक एसिड जो कि क्या कराता है कि सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन के फैमिली यहाँ से बनते हैं।
ठीक है, यहाँ से साइंथेसिस होते हैं। तो उसमें से एक है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टासाइक्लिन बन गया यहाँ से प्रोस्टासाइक्लिन बन गया, आके यहाँ पे बाइंड हो गया। अब GS के थ्रू ये क्या करता है, अंदर जाके ATP को कन्वर्ट करता है CAMP में। ठीक है, अब ये CAMP बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंदर। एक तो ये ग्रैन्यूल्स की रिलीज को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, ग्रैन्यूल्स की रिलीज को इनहिबिट कर दिया। दूसरा क्या करेगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से रोक दिया। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये जो प्लेटलेट है कोलेजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, जिसको हम प्लेटलेट एडिशन कहते हैं। प्लेटलेट एडिशन नहीं होगा, और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो दूसरे प्लेटलेट के साथ मिलेगा नहीं, मतलब बाइंड नहीं होगा, जिसको हम प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं। तो देखिए ना, नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट एग्रीगेशन भी नहीं होगा, प्लेटलेट एडिशन भी नहीं होगा, मतलब ईच एंड एवरी प्लेटलेट फ्री है, एक दूसरे से आजाद है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल कंडीशन, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग प्लेटलेट। ठीक है, रेस्टिंग प्लेटलेट। सेकंड जो है इसमें वो है कि अगर यहां पर कोई इंजरी हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दिखा रहा हूं, अगर ब्लड वेसल में इंजरी हो जाए तो क्या होगा, एंडोथेलियम डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एंडोथेलियम डिसकंटिन्यू होगा, प्लेटलेट क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा नीचे के कोलेजन के साथ। ठीक है, अब देखें ना, प्लेटलेट्स क्या होगा, एक्सपोज हो गया, यहां पर नीचे प्लेटलेट्स आ गए। अब जैसे ही प्लेटलेट्स यहां पर आते हैं, अब यहां पर तो वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है एंडोथेलियम का, तो प्रोस्टासाइक्लिन जो कि यहां से निकल रहा था, प्रोस्टासाइक्लिन, अब प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेगा। जब प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेगा तो CAMP क्या होगा, कम बनेगा। जब CAMP कम बनेगा तो ये जो है कैल्शियम, ADP, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, सेरोटोनिन वाला जो वेजिकल्स है, ये इसकी रिलीज होगा, और ये क्या करेगा, एक और काम करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A को एक्टिवेट कर देगा। लोअर लेवल ऑफ CAMP विल एक्टिवेट ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर। अब जैसे ये एक्टिवेट होगा, इस पर वॉन विलेब्रेंड फैक्टर बाइंड होगा। अब देखें, अगर किसी प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर पर वॉन विलेब्रेंड फैक्टर जो है बाइंड कर गया, तो ये क्या करेगा, इसको मतलब प्लेटलेट को आके बाइंड करवा देगा कोलेजन के साथ। तो देखें ना, ये जो है आके यहाँ पर कोलेजन के साथ बाइंड हो गया। ठीक है, इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, अच्छा होगा। ये देखिए, ये है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, जिस पर आके जो है वॉन विलेब्रेंड फैक्टर बाइंड हुआ है और कोलेजन के साथ बाइंड करवा रहा है। तो इसको हम कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं हम प्लेटलेट एडिशन। ठीक हो गया। अब जैसे ही प्लेटलेट एडिशन होगा, क्या हो गया, कैल्शियम बाहर निकल गया। कैल्शियम बाहर निकलते ही क्या होगा, और ये ग्रैन्यूल्स वगैरह ADP भी बाहर निकल गया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी बाहर निकल गया। तो अब क्या होगा, ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ एक्टिवेट कैसे होगा। थर्ड स्टेप जो है प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट एक्टिवेशन, ये स्टेप था प्लेटलेट एडिशन वाला। अब प्लेटलेट एक्टिवेशन में क्या हो गया कि जैसे यहां पर अधेयर हुआ था प्लेटलेट, अब ये जो इस पे रिसेप्टर था ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, इस पर आके तो अब क्या बाइंड हो सकता है, फाइब्रिनोजन बाइंड हो सकता है, और ये क्या कर सकता है दूसरे प्लेटलेट को आपस में, मतलब जो नए प्लेटलेट को यहाँ पर रिक्रूट कर सकता है इस साइड पे। ठीक है, नए को ला सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से ADP भी ज़्यादा निकलेगा, ADP निकलेगा, सेरोटोनिन निकलेगा, सेरोटोनिन जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, और ADP निकलेगा, ADP जो कि P2Y12 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। और एक और चीज़ देखें, जब ये बाहर निकलेगा कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और कैल्शियम लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ से थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेटलेट की सेल मेम्ब्रेन से थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। अब जब थ्रोम्बोक्सिन A2 ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, अगेन जिस जगह पे इंजरी हुआ है वहाँ पर क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 ने क्या करा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। और एक और काम ये कराता है, प्लेटलेट को एग्रीगेशन भी कराता है। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, तो देखें ना, ओवरऑल क्या सिचुएशन बन गया यहाँ पर कि बहुत सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जमा हो गया, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेशन वाला स्टेप। चौथा स्टेप क्या होता है, साइड बाय साइड चल रहा होता है कि कोगुलेशन फैक्टर है, जिसमें हम फैक्टर 1 से लेकर 13, 14, 15 तक हम पढ़ते हैं,
वो सारे के सारे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कोगुलेशन सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये सारे के सारे फैक्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे, एक्चुअली सेकंड वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें इंट्रिंसिक पाथवे एक होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे का जो कॉमन पार्ट था वो था फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों तरीके से फैक्टर 10 जो है एक्टिवेट होता था। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजेन की जो कि फैक्टर 1 है, इसको क्या करते हैं, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि 1A है। और फाइब्रिन एक्ट्स लाइक अ रोप। अब देखें ना, यहां पर जो प्लेटलेट एग्रीगेशन था, इसको अब क्या मिल गया, रोप मिल गया, इसको मिल गया अब ये रोप, फाइब्रिन का रोप, जो कि क्या करेगा, इन सबको आपस में बांध के रखेगा। और ये जो ये बन गया, इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फाइब्रिन प्लेटलेट क्लोट या प्लेटलेट फाइब्रिन क्लोट, फाइब्रिन क्लोट। और यही जो है वो है हेमोस्टैटिक प्लेग या हेमाटोस्टैटिक प्लेग। अब एक्चुअली ये जो पाथ है, ये जो मतलब पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये एक विशियस साइकिल चल रहा होता है। मतलब ये ना प्लेटलेट को रिक्रूट करते 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 मतलब ये फाइब्रिन बनती जाती है, प्लेटलेट रिक्रूट होती जाती है। तो इस तरीके से देखें ना, अगर इसको रोका ना जाए तो क्या होगा, ये विशियस साइकिल चलते चलते हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल है, सारे ब्लड वेसल के ब्लड को क्लॉट करके या प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करके ये तो हमें मतलब डेथ तक ले जा सकता है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए बाय नेचर हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। अब देखिए ना, जैसे ही ये फाइब्रिन जो प्लेटलेट फाइब्रिन क्लॉट बनता है, इसके साइड वाले जो टिश्यूज है वहां से प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग फैक्टर निकलने लगते हैं। प्लाज्मिनो या उसको हम कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग फैक्टर्स निकलने लगे। अब जैसे ये निकलते ये क्या करते हैं, ओके मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ये क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट कर देते हैं प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन को हम फाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फाइब्रिन की ऐसी की तैसी कर देगा ये। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब ये रोप जो था, रोप तो हो गया छोटा छोटा, तो अब ये क्या करेगा कि अब ये क्लॉट की साइज नहीं बढ़ेगी, जिसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये फाइब्रिनोलाइसिस को हम कहते हैं क्लॉट या ग्रोथ ऑफ क्लॉट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। तो इस तरीके से जितने दूर में मतलब जितने पार्ट में हमें चाहिए क्लॉट बनना, या जितना क्लॉट हमें चाहिए उतना ही क्लॉट बन के रह जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जो है हमारे बॉडी में क्लॉट बनते हैं। ठीक है।